नौ संप्रदाय स्वर्ण सूची। अर्जुन मेहरा आश्चर्यचकित हुए और पूछा, स्वर्ग भवन, क्या कुछ हुआ है? संदेश देने वाले शिष्य ने चिंतित भाव से कहा, वरिष्ठ बहन को कोई परेशानी हुई है और उन्होंने आपको वहां जल्दी जाने को कहा है। क्या? अर्जुन चौंक गया, लेकिन वो हतप्रभ भी था। आखिरकार ये वायु पर्वत संप्रदाय का क्षेत्र था। लता वेंकटेश को धमकाने की हिम्मत किसने की? लेकिन चूंकि किसी को मदद मांगने के लिए भेजा गया था, इसलिए वो देर नहीं कर सका। उसने तुरंत शंकरन देव की ओर हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। फिर वो बड़ी तेजी से स्वर्ग भवन की ओर दौड़ा। शंकरन ने एक क्षण सोचा, क्या मुझे कनिष्ठ भाई अर्जुन की मदद करनी चाहिए? वेन कुमारी हंसी। वायु पर्वत संप्रदाय की छत के नीचे संप्रदाय गुरु की बेटी के साथ क्या मुसीबत हो सकती है? युवा पीढ़ी के बीच बस कुछ छोटी मोटी झड़पें हैं, उन्हें खुद ही निपटने दो। शंकरन ने थोड़ा सिर हिलाया। इस नीलामी में विभिन्न संप्रदायों के कई विशिष्ट शिष्य आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित भीड़ और अपरिहार्य संघर्ष हुए हैं। बेहतर होगा कि मेरा मुख्य शिष्य भी देख ले, और अगर कनिष्ठ भाई को मदद की जरूरत हो तो शायद मदद कर दे। वैन कुमारी ने सिर हिलाया। शंकरन का मुख्य शिष्य सर्वोच्च संप्रदाय का मुख्य शिष्य था। 9 संप्रदाय स्वर्ण सूची में तीसरा स्थान। वो अद्वितीय प्रतिभा थी। उसकी उपस्थिति में कौन जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत करेगा? इस बीच अर्जुन, उसने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और स्वर्ग भवन की ओर तेजी से बढ़ा। लता के संकटग्रस्त होने का कल्पित दृश्य प्रकट नहीं हुआ। वो मधुशाला के प्रवेश द्वार पर सुरक्षित खड़ी थी। बैंगनी पोशाक में उसका सुंदर शरीर लोगों की नजरें अपनी ओर खींच रहा था। उसके बगल में एक सुंदर और लंबा युवक था। उसकी साधना कोर संरचना क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, कनिष्ठ बहन लता, क्या आप किसी दुर्जेय वरिष्ठ भाई की प्रतीक्षा कर रही हैं? इस नीलामी कार्यक्रम में पाथवे पाउडर के बारे में अफवाहें फैली, जो 9 संप्रदायों में फैल गई और नीम स्थापना क्षेत्र के शिखर पर अनगिनत कुलीनों को आकर्षित किया। उसके सामने बैठा युवक सहस्त्र ब्लेड संप्रदाय का शिष्य लक्ष्मण गुहिल था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, स्वर्ण सूची में 9वें स्थान पर। उसने संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक छोटी मार्शल एक्सचेंज बैठक आयोजित की। उसने औपचारिक रूप से लता वेंकटेश को भी आमंत्रित किया था, जो अभी अभी कोर संरचना क्षेत्र में प्रवेश कर नंदिनी चौहान को पराजित कर चुकी थी। इस भव्य आयोजन के बारे में जानकर लता को तुरंत अर्जुन की याद आ गई, जहां विभिन्न संप्रदायों के कुलीन लोग मार्शल एक्सचेंज के लिए एकत्रित होते थे। वो एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अवसर था। वो अर्जुन को कैसे भूल सकती थी? अचानक लता ने दूर से अर्जुन को देखा। उसका ठंडा चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से चमक उठा और उसने खुशी से हाथ हिलाया, जल्दी आओ। तुम वहां क्यों खड़े हो? अर्जुन हैरान था। बड़ी बहन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुसीबत में हो? लता ने शरारत से कहा, अगर मैं तुमसे झूठ न बोलती तो क्या तुम आती? ऐसी आदान प्रदान बैठकों में आमतौर पर अर्जुन की रुचि नहीं होती। उसे सच बताओ और वो निश्चित रूप से आने से इनकार कर देगा। आओ और सहस्त्र धारी संप्रदाय के बड़े भाई लक्ष्मण से मिलो। वो एक सैन्य आदान प्रदान बैठक आयोजित कर रहे हैं। तुम शिष्यों की ग्रेडिंग से गुजरने वाले हो। इसमें भाग लेने से तुम्हें ही लाभ होगा। ये जानकर कि ये एक सैन्य आदान प्रदान था, अर्जुन ने आंखें घुमाई। उसे लगा कि लता खतरे में है, इसलिए वो यहां तक दौड़ा दौड़ा आया। उन्होंने लक्ष्मण गुहिल की ओर हाथ जोड़कर कहा, मैं अर्जुन मेहरा हूं, वायु पर्वत संप्रदाय के पंथ गुरु शिखर का शिष्य ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मण को नमस्कार। अर्जुन मेहरा? लक्ष्मण ने क्षण भर सोचा और कहा, क्या ये वो शिष्य हो सकता है जिसके पास आत्मा मूल नहीं है और जिसे पंथ गुरु तिवारी ने स्वीकार किया है? कनिष्ठ भ्राता अर्जुन, आपकी ख्याति सहस्त्र फलक संप्रदाय तक पहुंच चुकी है। मैंने आपके बारे में सुना है। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंतर्निहित तिरस्कार स्पष्ट था। तो पता चला
कि वे किसी युद्ध अक्षम व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुलीन शिष्य पहले ही आ चुके थे। अर्जुन को इस तरह के आयोजन में कोई रुचि नहीं थी और वो शंकरन के साथ चिकित्सा पथ पर चर्चा करने के लिए वापस लौटना चाहता था। वरिष्ठ भाई लक्ष्मण, वरिष्ठ बहन लता, मैं इस सभा में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अलविदा। लक्ष्मण को अहंकार का एहसास हुआ। कम से कम उसे ये एहसास तो था कि वो इस आदान प्रदान सभा में भाग लेने के योग्य नहीं है और उसने जाने का फैसला कर लिया। हालांकि लता, जो अभी अभी कोर फॉर्मेशन में पहुंची थी, फाउंडेशन स्थापना मार्शल एक्सचेंज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मुख्यतः वो चाहती थी कि अर्जुन इसमें भाग ले और इससे लाभ उठाए। चूंकि अर्जुन जाने पर अड़ा था, इसलिए उसकी इसमें रुचि खत्म हो गई और उसने कहा, तो मैं भी इसमें भाग नहीं लूंगा। आइए, वरिष्ठ बहन आपको एक पेय पिलाएंगी। आपने मेरी बहुत मदद की है। लक्ष्मण अचानक से चौंक गए। उन्होंने लता को अपनी नौवीं रैंक वाली गोल्डन लिस्ट का प्रभाव दिखाने के लिए मार्शल एक्सचेंज का आयोजन किया। वो लता का पक्ष जीतना चाहते थे। अगर लता न आती तो ये आदान प्रदान सभा निरर्थक थी। कनिष्ठ भ्राता अर्जुन, रुकिए। लक्ष्मण के पास अर्जुन को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्होंने कहा, विभिन्न संप्रदायों के महापुरुषों से मिलने से बढ़कर और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। मैंने अनेक प्रखर विद्वानों को, यहां तक कि सर्वोच्च संप्रदाय के प्रमुख शिष्य चेहेक जोशी को भी आमंत्रित किया है। चेहेक जोशी का नाम सुनकर लता चौंकी और प्रसन्न हुई। क्या वो भी वायु नगरी में है? लक्ष्मण मुस्कुराए। हाँ, वो अपने गुरु शंकरन देव के साथ वायु नगरी गई थी। लता की आंखों में प्रशंसा झलक उठी। क्या वो भी इस युद्ध विनिमय में शामिल होंगी? ये लक्ष्मण अनिश्चित थे। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन वो आएंगी या नहीं ये पता नहीं। आखिरकार चेहेक जोशी की स्थिति को देखते हुए वो शायद हमारी सभा में शामिल होने को तैयार न हो। लता ने सोचा, अर्जुन रुको और देखो, चेहेक जोशी गोल्डन लिस्ट में तीसरे नंबर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उनके हुनर असाधारण है। उनके साथ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वो हमेशा चेहेक जोशी को एक ऐसी शख्सियत समझती थी जिसका पीछा किया जा सके। अब जब आखिरकार उन्हें उनसे मिलने का मौका मिला था, तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। अर्जुन की अनिच्छा देखकर लता ने पैर पटकते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए रुक नहीं सकते? अर्जुन ने बेबसी से आह भरी। ठीक है। लता मीठी मुस्कान के साथ अर्जुन के साथ खुशी खुशी कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। लक्ष्मण ने भौहें चढ़ाई। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई। हमेशा पुरुषों के प्रति उदासीन रहने वाली असहानुभूतिहीन लता असल में अर्जुन के प्रति शर्मीली क्यों बन रही थी? अर्जुन की तुलना में उसमें क्या कमी थी? थोड़ी सी नाराजगी के साथ वो उनके पीछे मधुशाला में वापस चला गया। उसने सबसे आलीशान निजी कमरा बुक किया था, बेहद विशाल, बीच में एक छोटा सा घेरा जहां बहस के लिए जगह थी। जैसे ही लता ने कमरे में प्रवेश किया, हलचल मच गई। ये लता वेंकटेश है। उन्हें सचमुच आमंत्रित किया गया था। उनका आभा मंडल सचमुच कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है। अफवाहें सच है। उन्होंने कोर फॉर्मेशन में प्रवेश कर लिया है। तो नंदिनी चौहान को हराना सिर्फ अफवाह नहीं है। उनकी तेज प्रगति के पीछे कौन विशेषज्ञ है? लता ने अपने हाथों को कप में भर लिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य सीट पर बैठ गई। मेरे बगल में बैठो। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन को भी अपने बगल में बैठने के लिए आमंत्रित किया। उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। दूसरे संप्रदाय का ये व्यक्ति कौन था जो लता के साथ बैठ सका? तभी लक्ष्मण अंदर आए। अर्जुन को मुख्य आसन पर देखकर उन्होंने मन ही मन उपहास किया। ये एक युद्ध विनिमय था, शक्ति के आधार पर बैठने का, यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बैठना। लता के बगल वाली सीट उनके लिए आरक्षित थी। क्या अर्जुन सचमुच वहां बैठने के योग्य थे?
लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाई और जानबूझकर सबसे आखिर में सीट ली। इस हरकत से आसपास के युद्ध कलाकारों को आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण स्वर्ण सूची में 9वें स्थान पर थे, एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति, और वे इस सभा के आयोजक भी थे। वे आखिरी सीट पर कैसे बैठ सकते थे? बड़े भाई लक्ष्मण, आप यहां कैसे बैठ सकते हैं? आपको सबसे आगे बैठना चाहिए। लक्ष्मण ने उदासीनता का नाटक किया। ठीक है, छोटे भाई अर्जुन को मेरी सीट पर बैठने दीजिए। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन का नाम लिया। यह सुनकर सभी दंग रह गए। अर्जुन मेहरा, वायु पर्वत संप्रदाय के गुरु द्वारा लिया गया आत्मा जड़ विहीन शिष्य, क्या वो व्यर्थ नहीं है? उसे कैसे आमंत्रित किया गया? अंगूठियों में प्रतिस्पर्धा करते हुए और बड़े भाई लक्ष्मण के आसन पर बैठे हुए, क्या उसे शिष्टाचार का कोई बोध नहीं है? ये जानते हुए कि लता के बगल वाला अर्जुन था। उन्हें लक्ष्मण पर क्रोध आया। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके लिए आसन का कोई महत्व नहीं था। लक्ष्मण को आसन देना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शिकायत का दिखावा करना और घृणा उत्पन्न करना एक तुच्छ कदम था। शुरू में उसने इसे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह दृढ़ता से बैठा रहा। शांति से बोला, ये आसन लक्ष्मण गोहिल के लिए है, लेकिन मैं अर्जुन मेहरा भी यहां बैठने के योग्य हूं। अगर लक्ष्मण को आखिरी आसन पर बैठना पसंद है तो उसे वही बैठने दो। अर्जुन मेहरा जितना अच्छा नहीं। पानी की तरह बनो, जरूरत पड़ने पर नरम बनो, जरूरत पड़ने पर उग्र बनो। बुरे इरादों वालों के साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण गोहिल तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन मेहरा को अपमानित करने के लिए सबको उकसाने से अर्जुन घबरा जाएंगे और अपनी सीट छोड़ देंगे, लेकिन अर्जुन नियमों के मुताबिक नहीं खेले। उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट नहीं छोड़ी, बल्कि गालियां भी दी, जिससे लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए कि गुस्सा करें या बर्दाश्त करें। अगर उन्हें गुस्सा आता भी तो इस व्यक्ति को लता वेंकटेश नहीं लाया था। अगर उन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो क्या गोल्डन लिस्ट में 9वें नंबर का व्यक्ति सचमुच आखिरी सीट पर बैठेगा? शुक्र है अर्जुन के शब्दों से हंगामा मच गया। ढीठ, बड़े भाई लक्ष्मण से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? हटो, क्या ये वो जगह है जहां तुम बैठ सकते हो? हालांकि अर्जुन अविचलित रहा। उसने कुछ चिल्लाते हुए लोगों की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण गोहिल ने मुझे यहां बैठने के लिए कहा था। लक्ष्मण गोहिल का विरोध करने वाले तुम कौन होते हो? कुछ मार्शल आर्ट कलाकार निराश हो गए। वे जानते थे कि अर्जुन का तर्क बेतुका है, लेकिन वे उसका खंडन नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण पर दोष मढ़ो कि उनके इरादे नेक नहीं थे। वे अर्जुन को परेशान करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन नियमों के अनुसार नहीं खेला। इसके बजाय इसने लक्ष्मण को दुविधा में डाल दिया। लता को आखिरकार लक्ष्मण के शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने मेज पर थपथपाते हुए कहा, मैंने भी अर्जुन को यहां बैठने के लिए कहा था। क्या लक्ष्मण और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम सबको है? वे जो शब्द कहना चाहते थे वे अचानक गायब हो गए। लता के बीच में आने पर वे अशिष्टता कैसे कर सकते थे? फिर भी कुछ लोगों ने लक्ष्मण का बचाव करने की कोशिश की। इच्छा संप्रदाय की शिष्या पतली पट्टी ओढ़े लक्ष्मण के पास आकर बैठ गई। उसका कामुक शरीर उसकी बाह से सटा हुआ था। उसकी आंखें मोहक भाव से कह रही थी, जहां छोटे भाई लक्ष्मण बैठते हैं वही मुख्य आसन है। लक्ष्मण हल्के से मुस्कुराए। परी रुयुए बहुत दयालु है। अन्य युद्ध कलाकारों को अचानक एहसास हुआ कि ये लक्ष्मण का पक्ष लेने का एक अच्छा अवसर है। बाद में युद्ध पथ के आदान प्रदान के दौरान अगर लक्ष्मण अच्छे मूड में होते और सहजता से 1-2 चालें बता देते तो ये 1-2 साल के कठिन प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा सार्थक होता। इसलिए वे सभी खड़े हो गए। वास्तव में किसी आसन का पद उस आसन से नहीं, बल्कि उस पर बैठे व्यक्ति से निर्धारित होता है। कनिष्ठ भाई लक्ष्मण, यहां ये सीट सबसे ऊंची है। उन्हें सीटों को लेकर हंगामा करते देख
अर्जुन ने अनिच्छा से कहा, मैंने कहा था न कि मैं आना चाहता हूं। समय बर्बाद करने के बजाय साधना पर ध्यान क्यों न दे? लता ने भी भौहें चढ़ाई और कहा, क्या गड़बड़ है? एक नेकनियती मार्शल पाथ की बातचीत कैसे इस मोड़ पर पहुंच गई? चलो थोड़ी देर और बैठते हैं। अगर चहक जोशी नहीं आए तो हम भी चले जाएंगे। वो भी इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन लक्ष्मण को ध्यान का केंद्र बनने में बहुत मजा आ रहा था। वो उदासीनता से मुस्कुराए और बोले, कनिष्ठ भाई अर्जुन, मेरी सीट पर जैसे चाहे बैठ जाइए। भीड़ हंसी रोक नहीं पाई। जी रुयुए ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और लक्ष्मण की और भी ज्यादा तारीफ करने का मन बनाया। कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण, मैंने बहुत समय से आपकी असाधारण तलवारबाजी के बारे में सुना है, जो नौपंथों में बेजोड़ है। रुयुए लंबे समय से इसकी प्रशंसक रही है। क्या आप मेरी भूख मिटाने के लिए अपनी तलवारबाजी का एक अंश दिखा सकते हैं? उसके शब्दों से सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। कुछ लोग सचमुच हजार ब्लेड संप्रदाय के इस विशिष्ट शिष्य की तलवारबाजी देखना चाहते थे। लक्ष्मण भी लता वेंकटेश के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत समय पहले सुना था कि लता तलवारबाजी में माहिर है और हजार ब्लेड संप्रदाय की तलवारबाजी अपनी सटीकता और कौशल में बेजोड़ थी। इसलिए उन्होंने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, चूंकि सभी इतने दयालु हैं, मैं अपना विनम्र कौशल दिखाऊंगा। वो उठा और कमरे में रखे छोटे से मंच पर चढ़ गया। अपनी तलवार की मूठ पकड़कर उसने अचानक उसे खींच लिया। एक ठंडी रोशनी चमकी, मानो किसी ठंडी तलवार की चमक ने उनके दिलों को चीर दिया हो, जिससे एक अजीब सी ठंडी सिहरन पैदा हो गई। विभिन्न संप्रदायों के कुलीनों की आंखों में विस्मय के भाव थे। कितनी प्रभावशाली तलवार क्यों! तलवार खींचने मात्र से ही कितनी गति आ जाती है। हजार तलवार संप्रदाय की तलवारबाजी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लक्ष्मण गोहिल का स्वर्ण सूची में 9वां स्थान वास्तव में उसके योग्य है। लक्ष्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और जब उन्होंने लता की ओर देखा और उसका ध्यान एकाग्र देखा तो उन्हें और भी खुशी हुई। उन्होंने तुरंत अपनी सबसे गौरवपूर्ण तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उका चांद का पीछा करता हुआ, सूर्य के बीच से स्वर्गीय इंद्रधनुष, महान विखंडनकारी सेनापति तारा। उनकी तलवारबाजी अपनी शक्ति के लिए जानी जाती थी। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली। तलवार क्यूई हजारों किरणों से प्रचंड रूप से चमक रही थी। उनके पैरों के नीचे ग्रेनाइट का मंच अदृश्य तलवार के निशानों से चिन्हित हो गया। दीवारों पर लटके सजावटी स्क्रॉल कटे हुए कागज की तरह चुपचाप गिर पड़े। दूर से देखने वाले अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सके। घुटन का एहसास हो रहा था, मानो विशाल सागर में हो। इस डर से कि लक्ष्मण की एक भी चूक तलवार क्यूई के नियंत्रण को खो देगी और उन्हें निगल जाएगी। खनक जैसे ही लंबी तलवार म्यान में वापस आई, तलवारबाजी का प्रदर्शन समाप्त हो गया। सभी के दिलों की कसी हुई डोरियां आखिरकार ढीली पड़ गई और उन्होंने गहरी सांसें ली। जी रुयुए ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी और उसने डरते हुए अपनी छाती पर हल्के से थपथपाया। कनिष्ठ भाई लक्ष्मण, जब आप अपनी तलवारबाजी दिखा रहे थे तो आप बहुत डरावने लग रहे थे। मुझे डर था कि आप मुझे चोट पहुंचाएंगे। दूसरों में भी डर बना हुआ था। अभी भी एक सज्जन की तरह, बिजली की तरह चलते हुए कनिष्ठ भाई लक्ष्मण का यही सबसे अच्छा वर्णन है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्वर्ण सूची में 9वें स्थान का क्या मतलब है, लेकिन अब आखिरकार समझ आ गया है। हम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लोग उनकी मौजूदगी में सांस भी नहीं ले सकते। उनसे लड़ना तो दूर की बात है। इस बार वे सिर्फ चापलूसी नहीं कर रहे थे, ये दिल से निकले शब्द थे। यहां तक कि अर्जुन, जिसे उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं था, भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आखिर इस लड़के में असली हुनर तो है ही। अभी अभी तलवारबाजी का जो प्रदर्शन हुआ वो सहज और कुशल था, जिसमें शक्ति का नियंत्रण इच्छानुसार था। स्वर्णिम सूची में 9वें स्थान पर पहुंचने के लिए उसके पास वाकई कुछ तरकीबें थी।
सारी प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने लता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो अब तक कुछ नहीं बोली थी, छोटी बहन लता, क्या तुम्हें मेरी तलवारबाजी के बारे में कुछ सुझाव है? सब समझ गए। लक्ष्मण अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल लता के साथ संबंध बनाने के लिए कर रहे थे। सबने चंचल भाव दिखाए। वे देखना चाहते थे कि लक्ष्मण नवसंप्रदाय की इस प्रसिद्ध सुंदरी का दिल कैसे जीतेंगे। अप्रत्याशित रूप से लता के चेहरे पर उदासीनता थी और उसने बस 4 शब्द कहे, अर्जुन जितना अच्छा नहीं। उसने स्वीकार किया कि लक्ष्मण की तलवारबाजी वाकई असाधारण थी, लेकिन अर्जुन की तलवार हृदय उत्कीर्णन को उसकी भयानक बिजली जैसी चमकती तलवार क्यूई के साथ देखने के बाद उसे वो अब भी साफ याद थी। इसकी तुलना में लक्ष्मण की तलवारबाजी कमजोर थी। इससे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। कमरे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। सबने एक दूसरे को देखा, अपने कानों पर थोड़ा शक करते हुए। अर्जुन जितना अच्छा नहीं? लक्ष्मण की तलवारबाजी अर्जुन जितनी अच्छी नहीं थी? क्या लता गंभीर थी और लक्ष्मण, जो पूरे मन से दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। इतनी कोशिशों के बाद उन्हें यही जवाब मिला। वो अर्जुन की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। उनकी आंखें भ्रम से भरी थी। वो बिना आत्मा मूल के एक मार्शल कलाकार जितना अच्छा कैसे नहीं थे? साफ साफ कहूं तो वो मार्शल पात का एक बेकार सा धंधा था। उसके मन में अनिच्छा की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी और उसने तनाव भरे भाव से कहा, क्या ऐसा है? जाहिर है छोटे भाई अर्जुन की तलवारबाजी कमाल की है। क्या छोटे भाई अर्जुन इसका प्रदर्शन कर सकते हैं? तो मैं समझ सकता हूं कि ये मेरी तलवारबाजी से बेहतर क्या है। दर्शकों को हैरान कर दिया। अर्जुन मेहरा ने गुस्से से लता वेंकटेश को घूरा और धीमी आवाज में कहा, क्या मेरा जिक्र न करना तुम्हें मार डालेगा? लता की आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। बात कम करो। क्या तुम चुनौती स्वीकार नहीं करोगी? बेशक वो जानती थी कि अर्जुन का जिक्र करने से वो निशाने पर आ जाएगा, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया और उसने अर्जुन से कमतर होने के बारे में बेहद आहत करने वाली बात भी कही। किसने उन्हें अर्जुन को नीचा दिखाने और उसके बारे में बुरा भला कहने को कहा? अर्जुन को अच्छा प्रदर्शन करने दो और उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारो। अर्जुन के उदासीन स्वभाव को देखते हुए अगर वो उसे तैयार न करती तो उसे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं होती। इसलिए ये दृश्य हुआ। अर्जुन अवाक रह गया। उसे वाकई सार्वजनिक रूप से कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण गोहिल की ओर हाथ जोड़कर कहा, मेरी तलवारबाजी औसत दर्जे की है। मैं 1000 तलवार संप्रदाय के कुलीन शिष्यों के सामने खुद को मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बड़ी बहन लता की बातों को दिल पर मत लेना। लेकिन लक्ष्मण इसे कैसे अनदेखा कर सकते थे? लता के शब्दों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से असहज स्थिति में डाल दिया था। अगर अर्जुन ने कोई कदम नहीं उठाया तो वे उसकी बातों का खंडन कैसे कर सकते थे? छोटे भाई अर्जुन, अगर आप मुझे सम्मान नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप वायु पर्वत संप्रदाय के सम्मान की भी अवहेलना करेंगे? लक्ष्मण के चेहरे पर अप्रसन्नता थी। विभिन्न संप्रदायों के सभी महापुरुष यहां उपस्थित हैं, जो अपने अपने संप्रदायों की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप डरते हैं और युद्ध नहीं करते, जिससे वायु पर्वत संप्रदाय को शर्मिंदगी होगी। हे भगवान, ये स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के बारे में था। उसने संप्रदाय को भी इसमें शामिल कर लिया। इतनी बातें कहने के बाद अर्जुन के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से कहा, चलो युद्ध छोड़ देते हैं। मेरी साधना कमजोर है, मैं बस थोड़ी तलवारबाजी दिखाऊंगा। लक्ष्मण की सबसे बड़ी इच्छा जाहिर है अर्जुन को हराकर अपनी पूर्ण शक्ति दिखाना था। हालांकि ये एक उचित विजय नहीं होती। आखिरकार वो मूल संरचना क्षेत्र में था, जबकि अर्जुन केवल आधार स्थापना में था। उसे तलवारबाजी का अभ्यास करने देना भी अच्छा था।
विभिन्न संप्रदायों के सभी कुलीन लोग उपस्थित थे। उनकी तेज नजरें थी। वे एक नजर में ही तलवारबाजी की गुणवत्ता पहचान सकते थे। ठीक है, तो कृपया आगे बढ़े। अनिच्छा से अर्जुन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो मंच पर चढ़ गया। उसने लापरवाही से अपनी काली तलवार निकाली और उसे हाथ में ढीला पकड़ लिया। चूंकि ये एक प्रदर्शन था, इसलिए थोड़ा सा दिखाना ही ठीक था। पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। इस मुद्रा ने तुरंत ही काफी संदेह पैदा कर दिया। उसकी तलवार खींचने में कोई गति नहीं है। क्या उसकी तलवारबाजी लक्ष्मण से भी बेहतर हो सकती है? वो तलवारबाजी का अभ्यास करने वाला नहीं दिखता। जब लक्ष्मण ने अभी अभी अपनी तलवार खींची थी, तो वो अपनी तलवार के साथ एकाकार था। उसका क्या हुआ? जी रुइवे ने अपने लाल होंठ काटे। उसकी आंखों में घृणा के भाव थे। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सब लोग सावधान रहें। अगर वो अपनी तलवार भी नहीं पकड़ सकता और वो उड़ जाए तो बहुत खतरनाक होगा। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। लक्ष्मण ने भी थोड़ी अवमानना दिखाई। ऐसा इंसान, क्या वो तलवारबाजी में उससे तुलना के लायक था? हालांकि हंसी अचानक एक धमाकेदार ध्वनि में डूब गई। अर्जुन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन शुरू कर चुका था। प्रकाश विभाजक तलवार। तलवार क्यों फट पड़ी, उसके सामने हवा में टकराई, जिससे एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। बंद कमरे में गड़गड़ाहट की गूंज बार बार गूंज रही थी, जिससे गति कई गुना बढ़ गई। एक पल में हंसी दब गई। सबके चेहरे सदमे से जम गए। अभी क्या हुआ? ये तेज आवाज किससे हुई? क्या ये उस तलवार का कोई विशेष गुण है, या ये अर्जुन की तलवारबाजी है? जैसे ही वे सोच रहे थे, अर्जुन ने दूसरी तलवार चाल दिखाई। समुद्र पर सूर्योदय। इस बार उन्होंने इसे साफ देखा। एक शक्तिशाली तलवार क्यों समुद्र की ओर दौड़ते हुए एक अजगर की महिमा लिए हुए उसके सामने हवा में चीरती हुई निकली। विस्फोटक तलवार क्यों बिजली की तरह गरजी। इससे उनके कान गूंज उठे। कमरे की दीवारों पर लगी सजावट हिलकर गिर गई। जमीन पर बैठे लोग फर्श के तख्तों में कंपन महसूस कर सकते थे, जिससे उनके पूरे शरीर सुन्न हो गए। क्या ये तलवारबाजी है? किस तरह की तलवारबाजी में इतनी भयानक शक्ति होती है? लेकिन तभी तलवार का तीसरा दाव चला। स्वर्ग और पृथ्वी तारे गिर जाए। एक और भी भयानक, अत्यधिक शक्तिशाली तलवार क्यों बाहर निकली। अनुभवी मार्शल कलाकारों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए और वे चिल्लाने लगे, खिड़कियां खोलो, जल्दी से खिड़कियां खोलो, वरना हम सब बहरे हो जाएंगे। खिड़कियों के पास खड़े कई मार्शल कलाकारों ने जल्दी से उन्हें धक्का देकर खोला। ठीक समय पर एक जोरदार विस्फोट ने कमरे को हिला दिया। सभी के कानों में तेज दर्द हुआ और उनके शरीर कांप उठे। बिजली की तेज गर्जना ने उनकी सुनने की शक्ति नष्ट कर दी और उन्हें केवल भिनभिनाने वाली भिनभिनाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरे 10 सेकंड बाद उनकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई। चारों ओर देखते हुए छत से टाइलों के बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और दीवारों की सजावट बिखरकर जमीन पर गिर गई थी। विस्फोटक तलवार क्यूई से मंच भी फट गया था और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। पलक झपकते ही कमरे में अफरातफरी मच गई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खिड़कियां समय पर खोल दी गई थी, जिससे बिजली के विस्फोट का असर कम हो गया, वरना वहां मौजूद सभी लोग घायल हो जाते। वे अर्जुन की ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तलवारबाजी लक्ष्मण की तलवारबाजी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थी। दोनों एक स्तर के भी नहीं थे। क्या वायु पर्वत संप्रदाय में सचमुच इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी है? 1000 तलवारबाजी में माहिर 1000 तलवारबाज संप्रदाय की सबसे मजबूत तलवारबाजी भी शायद इतनी अद्भुत न हो। ये कोई मजाक होगा। क्या अर्जुन सचमुच बिना आत्मा जड़ वाला शिष्य है? इतनी मजबूत तलवारबाजी के साथ ये 9 संप्रदायों की भूमि में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अगर उसके पास पर्याप्त साधना होती तो इस तलवारबाजी से लक्ष्मण को हराकर स्वर्णिम श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त करना निश्चित था।
इस प्रदर्शन के बाद सभी ने अर्जुन को एक नए सम्मान की नजर से देखा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बिना आत्मा जड़ वाला शिष्य कहूं। लक्ष्मण के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। यह तलवारबाजी उसकी तलवारबाजी से कहीं बेहतर थी। जिस बात ने उसे और बाकी सभी को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी, जब अर्जुन अपनी सीट पर लौटा तो लता ने उसे हल्के से मुक्का मारा और शिकायत की, तुमने पूरी ताकत क्यों नहीं लगाई? उनका सदमा, जो बस कम होने ही वाला था, फिर से भड़क उठा। पता चला कि अर्जुन ने अभी अभी बिना किसी गंभीरता के लापरवाही से प्रदर्शन किया था, ये याद करते हुए कि उसने अपनी तलवार कितनी ढीली पकड़ी थी। किसी को भी लता के आकलन पर संदेह नहीं हुआ। लक्ष्मण का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। पता चला कि लता सही थी, वो वाकई अर्जुन से कमतर था। जी रुइवे ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा। उसका पिछला मजाक किसी बूमरैंग की तरह था जो उसके चेहरे पर लगा। वो काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने मजाक करते हुए कहा, यह सिर्फ एक संयोग है कि वो एक शक्तिशाली तलवारबाजी जानता है। युद्धपथ क्षेत्र में समग्र शक्ति मायने रखती है, तलवारबाजी तो बस एक घटक है। सभी सहमत थे। हालांकि अर्जुन की तलवारबाजी अद्भुत थी, लक्ष्मण से कहीं बढ़कर। हालांकि कोई ये नहीं सोचेगा कि अर्जुन का दर्जा लक्ष्मण से ऊंचा था। उसने अपनी असली ताकत से स्वर्णिम पद पर 9वां स्थान अर्जित किया था। अर्जुन के बारे में क्या? उसका नाम अज्ञात था, या यूं कहें कि वो पूरे नव संप्रदाय में जड़वीन शिष्य के रूप में जाना जाता था। स्थिति के मामले में वो लक्ष्मण से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकता था। इसलिए एक क्षण के सदमे के बाद सभी लक्ष्मण की चापलूसी करते रहे। लता खुद को तिरस्कार पूर्वक कहने से नहीं रोक पाई, ये अवसरवादियों का झुंड है। जब अर्जुन की ताकत बढ़ेगी तो देखते हैं तुम क्या कहते हो। हालांकि उसने ये बात बिना किसी आत्मविश्वास के कही। चाहे वो कितना भी सुधर जाए, अर्जुन की स्थिति थोड़े समय में लक्ष्मण के बराबर नहीं हो सकती थी। लक्ष्मण की कीर्ति सर्वविदित थी। अर्जुन उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? लेकिन इस समय एक वेटर जल्दी से ऊपर आया। प्रिय अतिथिगण, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप चहक जोशी नाम की किसी परी को जानते हैं? वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसका नाम वो क्षण भर के लिए भूल गया कि वो किसे ढूंढ रही थी। लेकिन कमरे में मौजूद सभी लोग उत्साह से झूम उठे। चहक जोशी वो वादे के मुताबिक आई थी। अंकल मास्टर अर्जुन को श्रद्धांजलि। स्विश 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 अनगिनत निगाहें लक्ष्मण गुहिल पर टिकी थी। हिस लक्ष्मण गुहिल वाकई चहक जोशी को आमंत्रित करने में कामयाब रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो गोल्डन लिस्ट में शीर्ष क्रम के योद्धा है। केवल उनके जैसे ही व्यक्ति में चहक जोशी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को आमंत्रित करने की योग्यता है। लता वेंकटेश भी बेहद उत्साहित थी। उन्होंने लक्ष्मण को नए सिरे से प्रशंसा से देखा। अप्रत्याशित रूप से लक्ष्मण सचमुच चहक जोशी को आमंत्रित कर पाए। वो गौरवान्वित पुत्री जिसकी वो सबसे अधिक प्रशंसा करती थी। सभी की प्रशंसा महसूस करते हुए, खासकर लता की प्रशंसा, लक्ष्मण को तुरंत वसंत की हवा का सा एहसास हुआ। उनका पूरा शरीर सुकून से भर गया। पहले की नाराजगी तुरंत गायब हो गई। उसने सीना फुलाकर गर्व से वेटर से कहा, परी चहक को मैंने बुलाया है, उसे अंदर ले आओ। दरअसल उसे भी चहक जोशी के आने की उम्मीद नहीं थी। जब वो चहक से मिलने गया तब तक वो उससे मिला भी नहीं था, बस निमंत्रण देकर गया था। इसके अलावा चहक का स्वभाव ठंडा था और उसे भीड़ पसंद नहीं थी। वो बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वो सचमुच आ गई। ये उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। ये तो सर्वविदित था कि स्वर्ण सूची में उच्च श्रेणी के योद्धाओं ने भी उसे आमंत्रित किया था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। फिर लक्ष्मण ने भीड़ की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हें परी चहक के चरित्र के बारे में पता होना चाहिए।
हमारे छोटे से मार्शल आर्ट एक्सचेंज मीटिंग में आना उसके लिए आसान नहीं है। हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चलो बैठने की व्यवस्था ठीक से करते हैं। फिर उसने अर्जुन मेहरा की ओर देखा और नेक दिली से कहा, अर्जुन, मैं आखिरी सीट पर बैठ सकता हूं, लेकिन तुम परी चहक को आखिरी सीट पर नहीं बिठा सकते, है ना? अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी। पहले वो झुकता नहीं था क्योंकि लक्ष्मण चालाकी कर रहे थे, जिससे वो नाखुश हो रहा था। उसे तथाकथित मुख्य आसन से कोई लगाव नहीं था। वो तुरंत एक तरफ हट गया। लता ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन सोचा कि चूंकि वह चहक जोशी थे, ऐसे विलक्षण प्रतिभा से मिलना बहुत बड़ा सम्मान था। उसे आसन के लिए नाखुश करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। इस प्रकार बैठकों की व्यवस्था फिर से की गई। लक्ष्मण गोहिल, लता वेंकटेश और जल्द ही आने वाले चहक जोशी मुख्य आसनों पर बैठे। बाकी सीटें संख्या के अनुसार व्यवस्थित की गई। अर्जुन मेहरा के बारे में, हालांकि उनकी तलवारबाजी वाकई काफी मजबूत थी, फिर भी किसी को नहीं लगा कि अर्जुन की ताकत उनसे ज्यादा है। आखिरकार वे सभी 8वीं और 9वीं परत की नींव स्थापना के विशेषज्ञ थे, इसलिए अर्जुन को सबसे आखिरी आसन पर बिठाया गया, वही आसन जहां लक्ष्मण अभी अभी बैठे थे। हालांकि जी रुयुए के विपरीत, जो लक्ष्मण के साथ आखिरी आसन पर बैठने को तैयार थी, अर्जुन के पास ऐसा कोई साथी नहीं था। इसने एकदम विपरीतता दिखाई, लक्ष्मण को सहज महसूस कराया। ऐसा ही होना चाहिए था जैसे बैठने की व्यवस्था की गई थी। दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। सबने सांस रोक ली। महान चहक जोशी यहां थे। लक्ष्मण ने कहा, खड़े हो जाओ, स्वागत की तैयारी करो। सब खड़े हो गए। सिर्फ अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और हिला तक नहीं। उसे कुलीन शिष्यों के बीच इतनी चापलूसी बर्दाश्त नहीं थी। वे सभी समान थे और बराबरी का व्यवहार ही काफी था। दूसरा पक्ष चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सम्मान ही काफी होना चाहिए। ऐसी चापलूसी की कोई जरूरत नहीं थी। और लक्ष्मण अर्जुन के ठीक सामने थे। उनकी असामान्यता को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उन्होंने झट से कहा, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। उसके बेपरवाह रवैये से भी हैरान थे। कनिष्ठ भाई अर्जुन जो आ रहे हैं, वे चहक जोशी हैं, 9 संप्रदाय भूमि के 3रे दर्जे के पीर। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान करना स्वाभाविक है। जल्दी से खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी लापरवाही से चहक नाराज हो जाती है और वो चली जाती है, तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? जी रुयुए, जो लंबे समय से अर्जुन से नाराज थी, आंखें सिकोड़ते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि ये इज्जत खोने की बात है? बिल्कुल नहीं। हम सभी प्रतिभाशाली लोग सम्मान दिखा रहे हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हारा चेहरा हमसे बड़ा है? लता ने भौहें चढ़ाई। सच कहूं तो उसे भी लगा कि सब कुछ हद से ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। अगर चहक जोशी उसकी गहरी प्रशंसा न करते, तो वो किसी का भी स्वागत करने के लिए खड़ी न होती। अर्जुन की अनिच्छा देखकर उसने उसका बचाव करते हुए कहा, रहने दो। अगर चहक को सचमुच इतनी धूमधाम से कोई मतलब होता, तो वो अकेले नहीं रहती। अर्जुन को जो करना है करने दो। लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? चहक जोशी को बुलाने में इतनी मेहनत लगी। अगर वो उसकी वजह से चली जाती है, तो क्या अर्जुन जिम्मेदारी ले सकता है? अर्जुन, ठीक से खड़े हो जाओ। अगर तुमने हमारे लिए इसे बर्बाद कर दिया, तो तुम्हारा और मेरा काम खत्म नहीं हुआ। झगड़े को नफरत में बदलते देखकर लता को अर्जुन को जबरदस्ती बुलाने का पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ये ऐसे होगा, तो वो अर्जुन को अपनी मर्जी से करने देती। अब वो बस अर्जुन से यही कह सकती थी कि वो इसे सहन करे, बेवजह नफरत को आकर्षित करने से बचने के लिए। आंखों में माफी के भाव लिए उसने कहा, अर्जुन, खड़े हो जाओ। स्वागत के लिए
जैसा चाहो वैसा करो। लक्ष्मण की भौहें तन गई, लेकिन समय की कमी के कारण वो बहस जारी नहीं रख सका। जैसे ही कदमों की आहट दरवाजे के पास पहुंची, उसने अधीरता से आग्रह किया, बस पीछे खड़े रहो और कोई आवाज मत करो। चेहक जोशी को अपनी ओर ध्यान मत दो। लता की विनती भरी आंखों को देखकर अर्जुन बेबस हो गया। वो लता के सबसे प्रिय व्यक्ति को दूर नहीं भगाना चाहता था। आह भरते हुए वो धीरे से खड़ा हो गया। चीख! दरवाजा खुलते ही सबकी धड़कनें लगभग रुक गई। उनकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक साधारण महिला दरवाजे पर शान से खड़ी है। उसके कंधे तक लंबे बाल लापरवाही से उसके पीछे लटके हुए थे। उसकी नाजुक विलो पत्ती जैसी भौहों के नीचे देर से पतझड़ जैसी ठंडी आंखें थी। उसकी नाक ऊंची और सीधी थी। उसके होंठ अप्रैल के आड़ू के फूलों जैसे पतले और नाजुक थे। उसके गाल भरे हुए थे और उसकी आकृति प्रकाश को पकड़ती थी, जिससे एक हल्की सी चमक झलकती थी। हालांकि उसका चेहरा नंगा था, उसने एक बेहद आकर्षक प्रभाव डाला। रूप रंग के मामले में वो नौ संप्रदाय की प्रसिद्ध लता वेंकटेश से कम नहीं थी। उसका शरीर सुडौल था और उसकी सफेद धुंधली पोशाक के नीचे वो किसी बेहतरीन जेड कारीगर द्वारा गढ़ी गई उत्कृष्ट कृति लग रही थी। अगर वो थोड़ी पतली होती तो वो दुबली पतली दिखती, अगर वो थोड़ी मोटी होती तो वो फूली हुई दिखती। वो एकदम सही थी। ऐसी उच्च कोटि की सुंदरी ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। अब उन्हें एहसास हुआ कि चेहक जोशी एक अद्वितीय और अद्भुत सुंदरी थी। लक्ष्मण की आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए और उन्होंने झट से झुककर उसका स्वागत किया। लक्ष्मण गोहिल चेहक परी का अभिवादन करते हैं। बाकी सभी लोग वास्तविकता में लौट आए और उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। सिर्फ अर्जुन ही वहां खड़ा था। न तो चापलूसी कर रहा था और न ही चापलूसी। चेहक जोशी ने उसकी आंखों में एक स्पष्ट नाराजगी दिखाई और स्पष्ट और ठंडे स्वर में कहा, आप बहुत दयालु हैं, कृपया बैठ जाइए। लक्ष्मण बहुत खुश हुए। दूसरे लोग चेहक जोशी को आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने तुरंत कहा, चेहक परी, कृपया बैठ जाइए। उन्होंने बीच में मुख्य सीट खींची और चेहक जोशी को बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चेहक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूं, क्या यंग मास्टर अर्जुन मेहरा यहां है? अर्जुन मेहरा? लक्ष्मण हैरान हुए। परी चेहक, तुम अर्जुन को क्यों ढूंढ रही हो? एक स्वर्ग जैसा था और दूसरा धरती जैसा। उनका आपस में कोई संपर्क ही नहीं होना चाहिए था। वे एक दूसरे को कैसे जान सकते थे? सब लोग समान रूप से हैरान थे और अर्जुन की ओर देख रहे थे। वे एक बेतुके विचार के साथ खुद को रोक नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वेटर ने कहा हो कि चेहक जोशी किसी और को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण को नहीं, लेकिन अर्जुन? लेकिन उन्होंने तुरंत इस बेतुके विचार को खारिज कर दिया। हालांकि अगले दृश्य ने उनके ज्ञान को पूरी तरह से उलट दिया। चेहक जोशी ने उनकी निगाहों का पीछा किया और अर्जुन को देखा। फिर वो एक हल्की सी खुशबू लिए हुए शालीनता से उनके पास चली आई और फिर उसने गहरा प्रणाम किया। चेहक जोशी, अंकल मास्टर अर्जुन को नमस्कार। मीटिंग का तोहफा अर्जुन, अंकल मास्टर अर्जुन। वहां मौजूद सभी लोग एक ही थे। इस पल वे सब मानो स्तब्ध हो गए। वो विलक्षण प्रतिभा जिस तक वे कभी पहुंच ही नहीं पाए, जो उनकी पीढ़ी की एक महिला सम्राट जैसी थी, जिस कूड़ेदान में आत्मा की जड़ नहीं थी, जिसे वे तुच्छ समझते थे, उसे अंकल मास्टर कहा गया। लता वेंकटेश की आंखें चौड़ी हो गई। उसका मन अविश्वसनीय रूप से अस्त व्यस्त था, यहां तक कि वो अपने जीवन पर भी सवाल उठा रही थी। वो अर्जुन मेहरा की पृष्ठभूमि को किसी और से बेहतर जानती थी। जिस चेहक जोशी की वो प्रशंसक थी,
उससे उसका कोई संबंध कैसे हो सकता है? और यहां तक कि चेहेक जोशी उसे सम्मानपूर्वक अंकल मास्टर कहकर पुकारते थे। उसे लगा कि वो अर्जुन को बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन अब उसे देखकर वो एक अजनबी सा लग रहा था। अचानक हुए अभिवादन से अर्जुन भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह संभवतः शंकरन देव का ही काम था, और हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने सिर हिलाया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, आप भी बैठ सकते हैं। चेहेक ने अपनी पतली ठुड्डी को हल्के से हिलाया और आज्ञाकारी भाव से अर्जुन के पास बैठ गई। इससे वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट अनायास ही खड़े हो गए। तीसरे नंबर का प्रतिभाशाली व्यक्ति निचली सीट पर बैठा था। वे ऊपरी सीटों पर बैठने का साहस कैसे कर सकते थे? ये सचमुच इस बात का उदाहरण था कि जहां बलवान बैठते हैं वहीं मुख्य आसन होता है। लक्ष्मण गुहिल अटपटे स्वर में खड़े हुए और बोले, परी चेहेक, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। चेहेक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर अंकल मास्टर के साथ बैठ जाऊंगा। आप बेझिझक मेरी बात पर ध्यान न दें। हालांकि उसने ऐसा कहा था, फिर भी किसकी हिम्मत थी कि वो वास्तव में उसकी बात पर ध्यान न दे? सभी बेहद सतर्क थे। अर्जुन हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे माहौल में ये आश्चर्य की बात होगी कि ये मार्शल आर्ट का आदान प्रदान जारी रह पाएगा या नहीं। हालांकि विदा होने से पहले लता वेंकटेश की इच्छा पूरी करना अच्छा होगा। चेहेक, ये लता वेंकटेश है, वायु पर्वत संप्रदाय की एक शिष्या जो लंबे समय से आपकी प्रशंसक है। क्या आप उन्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकती है? चेहेक ने लता की ओर देखा। उसके ठंडे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खड़ी हुई और बोली, मैंने आपका नाम पहले भी कई बार सुना है, मुलाकात कम ही होती है, क्यों न हम एक मुकाबला करें? लता खुश और अभिभूत हो गई। अचानक मिली इस खुशी ने उसे हतप्रभ कर दिया। अर्जुन से प्रोत्साहित होकर उसने हिम्मत जुटाई और उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ कुछ दाम पेंच लड़ने अखाड़े में गई, जिसकी वो वर्षों से प्रशंसक थी। थोड़ी देर बाद मुकाबला समाप्त हो गया। चेहेक ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। आपने विभिन्न पहलुओं में बहुत प्रगति की है। आप जो अभ्यास कर रही हैं, वो पृथ्वी स्तरीय उंगली तकनीक है। लता शर्मा गई और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। हाँ, इसे स्वर्गीय नष्ट उंगली कहते हैं। चेहेक ने सच्चे मन से प्रशंसा की। आपकी उम्र में पृथ्वी स्तरीय तकनीक को इतनी अच्छी तरह समझने के लिए आपकी समझ मुझसे ज्यादा मजबूत है। सर्वोच्च संप्रदाय में भी आंशिक रूप से पृथ्वी स्तरीय तकनीक थी। उसने कई वर्षों तक अभ्यास किया था और अभी अभी मूल बातें सीखी थी। लता से ज्यादा मजबूत नहीं, फिर भी लता उससे बहुत छोटी थी और उसने बहुत कम समय तक अभ्यास किया था। इससे उसे ईर्ष्या हुई। ऐसी समझ के साथ मुझसे आगे निकलना तो बस समय की बात है। इतनी प्रशंसा पाकर लता खुशी से चक्कर खा रही थी और अर्जुन के बगल में बैठते ही लड़खड़ा रही थी। शर्माते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा सपना साकार कर दिया। अगर वहां इतने सारे लोग न होते तो शायद वो उत्साह में अर्जुन को गले लगा लेती। इसी क्षण एक तेज खुशबू फैल गई। जीरुयु, जिसने एक पतली पट्टी बांध रखी थी जिससे उसका शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था, शान से चलकर आई। वो अर्जुन के दूसरी तरफ बैठी, अपना आधा शरीर उसकी बाह पर टिकाए मुस्कुराते हुए बोली, कनिष्ठ भाई अर्जुन, वरिष्ठ बहन ने आपकी विशिष्टता के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। सांप्रदायिक गुरु तिवारी ने ऐसी दूरदर्शिता के साथ बिना किसी आत्मिक जड़ के एक शिष्य को स्वीकार किया। इस शिष्य में जरूर कुछ असाधारण बात होगी। अब जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे पता है कि तुम हमारी पीढ़ी के एक विलक्षण व्यक्ति हो। वरिष्ठ बहन तुम्हें इच्छा संप्रदाय की ओर से हमारे संप्रदाय में आने के लिए साहसपूर्वक आमंत्रित करती है। ये कहते हुए उसने अपनी छाती हिलाई और अर्जुन की बाह से रगड़ने लगी।
आसपास के मार्शल कलाकारों ने अपनी लार निगल ली। जी रुयुए इच्छाधारी संप्रदाय की सबसे उत्कृष्ट शिष्याओं में से एक थी। सुंदर और आकर्षक और ईर्ष्यालु शरीर वाली। अभी अभी उसने लक्ष्मण गोहिल का पक्ष लेने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी लगन से नहीं। अब वो लगभग अर्जुन से लिपट गई थी। ईर्ष्या किसे नहीं होगी? लता पागल हुए बिना नहीं रह सकी। ये शापित लोमड़ी आत्मा। शुक्र है इससे पहले कि वह जी रुयुए को भगा पाती। अर्जुन की भौहें तंग गई, उसका शरीर कांप उठा और उसने जी रुयुए को अपने से दूर धकेल दिया। उदासीनता से कहा, अगर मौका मिला तो मैं आऊंगा। अगर वो पहले की तरह ही उसका मजाक उड़ाती रहती तो शायद अर्जुन उसके बारे में ज्यादा सोचता। कम से कम वो अपनी बात पर अड़ी रहती। लेकिन इस विपरीत व्यवहार के कारण अर्जुन उससे घृणा करने लगा। उसे उसका स्पर्श भी नापसंद था। चेहेक ने थोड़ा सा मुंह बनाया। अर्जुन की तरह उसे भी ऐसा अस्त व्यस्त दृश्य पसंद नहीं आया। चाचा मास्टर, चेहेक को एक और तकनीक सीखनी है। अब मुझे विदा लेनी चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार इस छोटी भतीजी से मिला था। उसे एक सभा उपहार देना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक बंडल निकाला। ये तुम्हारे लिए है। चेहेक, जो सभा उपहार की उम्मीद कर रही थी, मुस्कुराई और उसे स्वीकार कर लिया। एक छेद से झांकने पर उसे किसी मांसल चीज का एक टुकड़ा मिला। उत्सुकतावश उसने उसे खोला। शंकरन देव की प्रिय शिष्या होने के नाते उसे अंतर्दृष्टि थी और उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। ये एक राक्षस जानवर का पेट का थैला है। ये एक उत्कृष्ट औषधीय घटक है। कई राक्षस जानवर दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों का सेवन करते हैं और उनके पेट में इनका सार सुरक्षित रहता है। औषधि निर्माण के दौरान थोड़ा सा डालने से औषधि की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। रुको, ये एक राक्षस राजा का पेट का थैला है। एक और नजर डालने पर उसके हमेशा ठंडे चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। क्या? उपस्थित शिष्य भावुक हो गए। एक पशु राजा की पेट की थैली? पशु राजा का पूरा शरीर कीमती था, लेकिन पेट की थैली, जो इतना महत्वपूर्ण अंग है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अर्जुन को बिल्कुल अलग नजरों से देखा। ये दुष्ट, जिसके पास आत्मा जड़ नहीं थी और जो कम जाना पहचाना था, न सिर्फ चेहेक जोशी का चाचा गुरु था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से धनी भी था। और उसका उपहार एक पशु राजा की पेट की थैली थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अगले ही पल वे और भी हैरान रह गए। चेहेक ने उसे और गौर से देखा और उसकी खुशी का भाव आश्चर्य में बदल गया। ये सफेद क्रिस्टल वाले पशु की पेट की थैली है। सफेद क्रिस्टल बीस्ट का वंश एक दानव सम्राट का है। जल्दी में उसने उसे लौटा दिया। अंकल मास्टर, ये बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर ये एक सामान्य पेट की थैली होती तो वो इसे एक महत्वपूर्ण उपहार मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेती, लेकिन एक सफेद क्रिस्टल बीस्ट की पेट की थैली, जिसकी कीमत 10,000 क्रिस्टल है, वो इसे स्वीकार करने का साहस कैसे कर सकती थी? अर्जुन ने उसे ये कहते हुए टाल दिया, इसे ले लो। ये वस्तु चिकित्सा पथ पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। जब तुम इसका उपयोग करो तो ऐसा मानो कि तुम अंकल मास्टर की बीमारियों को ठीक करने और जान बचाने में मदद कर रहे हो। अंकल मास्टर के लिए पुण्य कमा रहे हो। चाहक ने अनिच्छा से उसे स्वीकार कर लिया। एक बार फिर झुककर, धन्यवाद अंकल मास्टर। अचानक प्रकट हुए इस अंकल मास्टर के प्रति उसके मन में कोई भावना नहीं थी। वो बस अपने स्वामी के आदेश का पालन करने उनसे मिलने आई थी। अप्रत्याशित रूप से उनकी पहली मुलाकात एक ऐसा शानदार तोहफा लेकर आई जिससे कोई खास प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहा जा सकता। चेहेक जोशी के जाने के बाद निजी कमरे का माहौल ज्यादा बेहतर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन को उलझन भरी नजरों से देखा। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ जलन से, कुछ विस्मय में। अर्जुन और बातचीत करने को तैयार नहीं था, इसलिए उठ खड़ा हुआ। बड़ी बहन, चलो वापस चलते हैं।
चेहक जोशी से मिलकर लता को अपनी इच्छा पूरी हुई। उसने खुशी से सिर हिलाया। छोटे भाई अर्जुन, रुको। अचानक लक्ष्मण गोहिल ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने देखा, छोटे भाई लक्ष्मण, कोई सलाह? लक्ष्मण ने उलझन भरी नजरों से कहा, छोटे भाई अर्जुन, आपने अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह छिपाया है और मुझे आपको एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। चूंकि आपकी इतनी हैसियत है, इसलिए बड़े भाई आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं, तो हमारा परिचय व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ, अर्जुन ने एक पल सोचा, कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति? लक्ष्मण ने गर्व से कहा, इस नीलामी के उपाध्यक्ष चेन लुओयुए। वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का परिचय नहीं दे रहा था। वो स्पष्ट रूप से अपने संबंधों का प्रदर्शन करना चाहता था। अर्जुन के सामने अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल करना चाहता था। प्रिय पत्नी से मिलने, इन शब्दों ने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों में हलचल मचा दी। कनिष्ठ भाई लक्ष्मण, इस उपराष्ट्रपति चेन के साथ आपका क्या रिश्ता है? अगर ये सिर्फ जान पहचान होती तो कोई खास बात नहीं होती। उपराष्ट्रपति चेन को जानने वाले बहुत से लोग थे। लक्ष्मण गोहिल हंसे, कौन सा रिश्ता? मुझे चेन लुओयुए को चाची कहना होगा। क्या? सब लोग स्तब्ध थे। वे असल में रिश्तेदार थे। तुरंत उनके दिमाग सक्रिय हो गए। जी रुयुए, जो अर्जुन मेहरा का पक्ष लेने में नाकाम रही थी, ने प्रशंसा भरी नजरों से लक्ष्मण की ओर देखा। कनिष्ठ भाई लक्ष्मण, आपने हमें एक और सरप्राइज दिया है। यहां इतने सारे कुलीन लोग दो कामों के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। एक तो कोर फॉर्मेशन दायरे को जल्दी से तोड़ने के लिए पाथवे पाउडर ढूंढना, और दूसरा जितना हो सके रक्षात्मक और आक्रामक हथियार खरीदना। अगर कनिष्ठ भाई लक्ष्मण मदद करने को तैयार हो तो शायद हम अपनी मनचाही चीजें कम दाम पर खरीद सकें। बाकी मार्शल कलाकारों ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे पाथवे पाउडर की कोई उम्मीद नहीं है। इतने सारे लोग इसके लिए यहां हैं। मेरी बारी कैसे आ सकती है? लेकिन मुझे कुछ आक्रामक और रक्षात्मक हथियार तो लेने ही होंगे। मैंने सुना है कि 20 टाइड नौ संप्रदाय की सीमा तक पहुंच गया है और जल्द ही नौ संप्रदाय के क्षेत्र में घुस जाएगा। उस समय कोई भी नहीं बचेगा। हाथ में ज्यादा हथियार होने का मतलब है ज्यादा सुरक्षा। अर्जुन मेहरा के दिल में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। क्या 20 टाइड आ रहा है? गौरी अय्यर के अनुसार इसकी शुरुआत एक राक्षस सम्राट ने की थी, जो सैकड़ों वर्षों से जीवित था। राक्षस सम्राट, ये मनुष्यों में नवजात आत्मा लोक के समान है। अगर ये सक्रिय हो जाए तो जहां भी जाएगा तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस नीलामी में विभिन्न स्थानों से इतने सारे प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए हैं। पाथवे पाउडर के अलावा विभिन्न आक्रामक और रक्षात्मक हथियार सभी की पहली पसंद थे। लक्ष्मण सभी की प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट थे। इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। तो क्या हुआ अगर चेहक जोशी का एक शक्तिशाली चाचा है? क्या वह सभी को कोई बड़ा लाभ पहुंचा सकता है? नहीं, नीलामी के दौरान कम कीमत पर ज्यादा चीजें पाने के लिए उसका इस्तेमाल करना बेहतर है। क्या कहते हो छोटे भाई अर्जुन? लक्ष्मण ने अपनी बाहें पीठ के पीछे करके गर्व से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी नीलामी में ले जा सकता हूं और अपनी चाची से तुम्हारा परिचय करा सकता हूं। जरूरत नहीं है। अर्जुन के जवाब से उसका चेहरा तमतमा गया। पहली बात, वो चेन लुओयुए से परिचित था और उसे किसी से दोबारा परिचय कराने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, सिर्फ चेन लुओयुए को जानकर नीलामी की चीजें कम दाम पर खरीदने का विचार बहुत दूर की कौड़ी था। दोनों उपाध्यक्षों ने एक दूसरे की जांच की। नीलामी के दौरान जो भी छोटी मोटी हरकत करने की हिम्मत करता, वो दूसरे द्वारा बेनकाब कर दिया जाता। लक्ष्मण निराश हो गए और निराश स्वर में बोले, क्या तुम्हें यकीन है? उच्च स्तरीय संपर्कों से जुड़ने का ये एक दुर्लभ अवसर है। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। वो बिना कुछ कहे चले गए। लता वेंकटेश एक पल के लिए हिचकिचाई। अर्जुन को अपने पास रखना चाहती थी। उनके विचार से
चेन लुओवे को जानना अर्जुन के लिए वाकई फायदेमंद था, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन के फैसले का सम्मान किया। वो जल्दी से उनके पीछे चली गई, लक्ष्मण को उदास चेहरे के साथ छोड़ते हुए। कृतघ्न मूर्ख, मेरी चाची जैसी महत्वपूर्ण हस्ती का उनसे परिचय कराया और उन्होंने सचमुच मना कर दिया। अगर वो नीलामी में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें जरूर इसका पछतावा होगा। पैराडाइज बिल्डिंग से बाहर निकलते ही लता ने तुरंत अर्जुन को एक तरफ खींच लिया और उसे संदेह से घूरने लगी। तुम्हारे और चहेक जोशी के बीच क्या चल रहा है? उसने तुम्हें चाचा क्यों कहा? अर्जुन ने बेबसी से कहा। यह दिव्य डॉक्टर शंकरन के निर्देश पर ही होगा। लता और भी हैरान हो गई। दिव्य डॉक्टर शंकरन ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो तुम्हारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? जब मेरे पिता उन्हें देखते हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें वरिष्ठ कहना पड़ता है, भले ही एक संप्रदाय के गुरु थे और दूसरे सर्वोच्च संप्रदाय के महापुरुष। लेकिन वरिष्ठता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से शंकरन देव हरीश तिवारी से कहीं अधिक महान थे। बीप बीप बीप। अचानक लता की कमर पर लगा संचार जेड पेंडेंट बज उठा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं शहर में हूं। मेरे पिताजी संदेश क्यों भेज रहे हैं? उसने उसे दबा दिया और बहती हुई रोशनी हवा में शब्दों की एक पंक्ति में बदल गई। सुप्रीम एल्डर एकांतवास से बाहर आ गए हैं, जल्दी लौट आइए। यहां सुप्रीम एल्डर स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु शिखर के सुप्रीम एल्डर को संदर्भित कर रहा था। वो सभी सर्वोच्च एल्डरों में सर्वोच्च पदस्थ थे। वो हरीश तिवारी के संप्रदाय गुरु बनने के सबसे बड़े आधार भी थे। लता कैसे उपेक्षा करने की हिम्मत कर सकती थी? उसे अर्जुन के रहस्य की परवाह नहीं थी और उसने झट से कहा, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो जल्दी से चली गई। अर्जुन को राहत मिली। वापस औषधि शिखर पर उसे बताया गया कि शंकरन देव और वैन कुमारी दोनों संप्रदाय गुरु शिखर पर गए हैं। अभी सब व्यस्त है। अर्जुन ने बेबसी से कहा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वो खुद भी सुस्त नहीं पड़ सकता था। दैत्यों का ज्वार आने ही वाला था और भविष्य के खतरे अज्ञात थे। उसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके अलावा उसे सुवर्णा अयर और चारुलता मेनन को भी बेहतर बनाने में मदद करनी थी। तो वो स्वर्गीय तलवार शिखर पर गया। आसपास पूछताछ करने पर उसे सुवर्णा और चारुलता मिली, जो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्थल पर तलवार हृदय उत्कीर्णन का गंभीरता से अभ्यास कर रही थी। वे बहुत कुशलता से अच्छी मुद्रा में अभ्यास कर रही थी। हालांकि अभी भी कई खामियां थी, फिर भी अर्जुन को आश्चर्य हुआ। क्या कोई उन्हें सिखा रहा है? उनकी प्रति इतनी तेज है? ये तकनीक कितनी कठिन थी? ये समझने के लिए लता को इसका अभ्यास करते हुए देखिए। उनके व्यावहारिक मार्गदर्शन के बिना इसे समझने में आधा साल लग जाता। लेकिन सुवर्णा और चारुलता खुद पर भरोसा करके 2-3 दिनों में ही लता के समान स्तर पर पहुंच गई। अचानक सुवर्णा ने अर्जुन को देखा और खुशी से भरकर अपनी तलवार रख दी और तेजी से दौड़ी। पतिदेव, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन हैरान हुआ। तुम्हारी तलवारबाजी इतनी जल्दी कैसे विकसित हो गई? सुवर्णा ने दौड़ती हुई चारुलता की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने मुझे सिखाया। चारुलता की योग्यता सुवर्णा से एक पायदान कम थी। आखिर चारुलता ने ही सुवर्णा को कैसे सिखाया? अर्जुन के विस्मयकारी भाव देखकर चारुलता को एक बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए एक रहस्य बताया। तुमने मुझे 3 दिनों से नहीं देखा है। तुम्हें मुझे नई नजर से देखना चाहिए। अर्जुन लगभग हंस पड़ा। एक प्रसिद्ध कहावत को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहा था। पूर्वजों के कब्र में पलटने का भी डर नहीं। मैं तुमसे इसके बारे में बाद में पूछूंगा। चलो पहले तुम्हारे लोगों को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करते हैं। क्या हम अभी अभी आगे नहीं बढ़े? सुवर्णा ने आश्चर्य से कहा। चारुलता ने भी आंखें चौड़ी करके कहा, मूंगफली की तरह नींव स्थापना की गोलियां खाने से तुम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अर्जुन ने भूरे कागज में लिपटा कुछ एसेंस मीट निकाला। हालांकि उसने आधा सूर्यनगर में अय्यर परिवार के मुखिया को दे दिया था, फिर भी उन तीनों के खाने के लिए पर्याप्त था। उसमें निहित शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उन तीनों के लिए एक और स्तर पार करने के लिए पर्याप्त थी। उसने रहस्यमय ढंग से भूरे कागज को हिलाया। पति के पास अच्छे खजाने हैं, चलो इसे साझा करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं। दोनों महिलाएं उत्सुकता से भरी आंखों से मुस्कुराई। अर्जुन ने उन्हें जो कुछ भी दिया वो कभी साधारण नहीं था। हालांकि मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान में खड़े उन तीनों का हंसना बोलना सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। एक सुंदर और विद्वान युवक ने यह दृश्य देखा, अपनी तलवार म्यान में रखी और वहां चला आया। उसने अर्जुन को एक नजर से थोड़ा आगाह किया और पूछा, तुम कौन हो? एक बाहरी शिखर का शिष्य स्वर्गीय तलवार शिखर की दो सबसे सुंदर महिला शिष्यों के साथ छेड़खानी कर रहा है। वाह! सुवर्णा ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, वरिष्ठ भाईनी, ये हमारे पति है। अर्जुन मेहरा। नी युंझुओं को नाराजगी का एहसास हुआ। ये दो सुंदर छोटी बहनें वास्तव में इस बेकार की मंगेतर थी। क्या प्रतिभा की बर्बादी है। उसने अर्जुन की ओर रूखेपन से सिर हिलाया, इसे अभिवादन समझा। फिर अर्जुन के सामने उसने सुवर्णा और चारुलता को गर्मजोशी से आमंत्रित किया। छोटी बहनों, भोजन का समय हो गया है। मैं तुम्हें भोजन कराता हूं। मैंने तुम्हारे आधार को स्थिर करने में मदद के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक भोजन तैयार किया है। अर्जुन मुस्कुराया। अपनी पत्नियों को अपने सामने भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। क्या उसे लगता था कि अर्जुन अदृश्य है? जरूरत नहीं है। अर्जुन ने महिलाओं के लिए उसे मना कर दिया। मैं अपनी पत्नियों के साथ बांटने के लिए भोजन लाया हूं। खुद को परेशान मत करो, वरिष्ठ भाईनी। सुवर्णा ने भी सीधे मना कर दिया और साफ कह दिया, वरिष्ठ भाई, खुद को परेशान करना बंद करो। चारुलता और मैं आपकी दया स्वीकार नहीं कर सकते। ये आदमी दोनों महिलाओं को लगातार परेशान कर रहा था। इससे वे बेचैन हो गई थी। नी युंझुओं के गाल फड़क उठे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों छोटी बहनें अर्जुन के प्रति इतनी वफादार क्यों थी, जो स्पष्ट रूप से उससे 1000 गुना कमतर था। नी युंझुओं ने अर्जुन को ठंडेपन से देखा और उदासीनता से कहा, सचमुच? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा भोजन है जो मेरे बनाए आध्यात्मिक भोजन से बेहतर हो सकता है? मेरी छोटी बहनें भविष्य की प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें दिव्य सामग्री और सांसारिक खजानों की जरूरत है। क्या तुम वो दे सकते हो? बहुत आक्रामक। अर्जुन भी विनम्र नहीं था। उसने अपने हाथ में भूरे कागज को तौलते हुए शांति से 3 शब्द कहे, तुम्हारे से बेहतर आधारशिला खोदना। नी युंझुओ गुस्से से हंसा। उसने अर्जुन मेहरा के बारे में खास तौर पर पूछताछ की थी। हालांकि उसे संप्रदाय गुरु ने अपना शिष्य बना लिया था, लेकिन उसकी जरा भी कद्र नहीं की गई। पिछली बार राक्षस जानवरों के शिकार के दौरान, इतने खतरनाक अभियान के दौरान हरीश तिवारी ने उसे कोई संसाधन नहीं दिए थे। ऐसे इंसान के पास भला क्या खूबियां हो सकती हैं? उसने अपनी आस्तीनों के अंदर हाथ डालकर एक ऊंचे और शक्तिशाली भाव से कहा, सच कहूं तो तुम मेरी दोनों छोटी बहनों के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। कृपया भविष्य में उन्हें और परेशान मत करना। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। जब तक मेरी दोनों पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर सुवर्णा अय्यर ने गुस्से से उसे चुटकी काटी। जरा कोशिश करके देखो, क्या तुम हमें छोड़ने की हिम्मत रखते हो? चारुलता मेनन ने झुंझलाहट से नी युंझुओं को देखा और अपनी कनपटियां रगड़ते हुए बोली, दूसरे बड़े भाई, आप ही हमें परेशान कर रहे हैं। कृपया अब ऐसा मत करो। सुवर्णा और मैं हमेशा से इसी से परेशान रहे हैं। इन कठोर शब्दों से नी युंझुओं का चेहरा बदल गया और उसने कहा, छोटी बहन चारुलता, लेकिन मैंने जो भी कहा वो सब सच है। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या उसने तुम्हें कभी कुछ दिया है? चारुलता को सिर दर्द हो रहा था।
अर्जुन ने उसे ऐसा क्या दिया था जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत थी? अब उसके पास जो कुछ भी था वो अर्जुन ने दिया था। उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए उसने सीधे सीधे कहने का फैसला किया, मेरे पति ने मुझे जो दिया वो तुम अपने जीवन काल में कभी नहीं दे सकते। ऐसे हृदय विदारक शब्द नी युंझुओं के लिए असनीय थे। उसने अर्जुन को गुस्से से घूरा। तनावपूर्ण माहौल देखकर वो महिला शिष्या जो पहले नी युंझुओं के साथ युद्ध कर रही थी, आ भरकर अपनी तलवार म्यान में रख ली। वो नी युंझुओं की बड़ी बहन नी युंशी थी, जिस वर्ष ली प्रताप ने उन दोनों को स्वर्गीय तलवार शिखर पर भर्ती किया था। वो एक गौरवशाली घटना थी। दोनों ने खूब नाम कमाया, खासकर बड़ी बहन जो पहले ही नीम स्थापना क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। वो सचमुच बड़ी वरिष्ठ बहन थी। छोटा भाई नी युंझुओ नीम स्थापना क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। दूसरा वरिष्ठ भाई, केवल बड़ा वरिष्ठ भाई ही उनसे ऊपर था। नी युंशी को जो बात परेशान कर रही थी वो थी सुवर्णा अय्यर और चारुलता मेनन के आने के बाद से नी युंझुओ, जो पहले अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित था, मानो अपनी आत्मा खो बैठा हो। वो अक्सर गर्मजोशी से परवाह करता था और उसे जाने नहीं देता था। दोनों महिलाओं द्वारा बार बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद वो इसका भरपूर आनंद लेता था। वह दोनों महिलाओं को अपने साथ रखना चाहता था और सुंदरता के आशीर्वाद का आनंद लेना चाहता था। अब दोनों महिलाओं को एक पुरुष के साथ बातें करते और हंसते हुए देखकर वो तुरंत अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां दौड़ा और हंगामा खड़ा कर दिया। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सब लोग शांत हो जाओ। नी युंगसी शालीनता से पास आई। उसके चेहरे पर दया झलक रही थी। उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी, जिसने सबके दिलों को सुकून दिया। सुवर्णा और चारुलता दोनों ने उसका सम्मान किया और एक साथ अभिवादन किया। बड़ी बड़ी बहन नी युंगसी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के बारे में अपने भाई की कई टिप्पणियों को याद करते हुए उसके मन में पहले से ही एक पूर्वाग्रह था। अब जब उसने उसे देखा तो उसे भी लगा कि अर्जुन सुवर्णा और चारुलता के लायक नहीं है। तुलनात्मक रूप से उसका अपना भाई दो खूबसूरत छोटी बहनों के लिए ज्यादा उपयुक्त लग रहा था। चूंकि उसका भाई इतना दृढ़ था, उसने उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करने का फैसला किया ताकि वो अब से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। छोटे भाई अर्जुन, स्वर्गीय तलवार शिखर पर आपका स्वागत है। नी युंगसी के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। मेरा भाई जवान और लापरवाह है, उस पर गुस्सा मत करो। ऐसा क्यों न हो, मैं डाइनिंग हॉल में एक मेज लगाकर उसकी तरफ से आपसे माफी मांग लूं। उस महिला की बात सुनकर अर्जुन ने आगे बहस न करने का फैसला किया और अभिवादन करते हुए कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर नी। मैं सुवर्णा और चारुलता को कहीं और ले जाऊंगा। उसके हाथ का सार मांस बहुत महंगा था। परेशानी से बचने के लिए उसे अकेले में खाना बेहतर था। नी युंशी ने उत्साह से जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी दो छोटी बहनों के पति हैं। आपका आना जाना बहुत कम होता है। आपको यूं ही चले जाने देने से लोग स्वर्गीय तलवार शिखर की बुराई करेंगे। अर्जुन अवाक रह गया। सबसे बड़ी गपशप स्वर्गीय तलवार शिखर के अलावा किसी और ने नहीं फैलाई थी। किसने दावा किया कि उसने अपनी क्षमता का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके तरक्की की है? क्या ये स्वर्गीय तलवार शिखर के मास्टर ली प्रताप नहीं थे? सुवर्णा और चारुलता ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी परेशानी दिखाई। बड़ी बहन ने उन्हें इतने गर्मजोशी से आमंत्रित किया था कि बार बार मना करने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती। उन्हें अभी भी कुछ समय के लिए स्वर्गीय तलवार शिखर पर रुकना था, रोज एक दूसरे से मिलते हुए। ये समझते हुए अर्जुन के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। वरिष्ठ बहन नी, बकवास, हम सब एक परिवार हैं। चलो
वो आगे बढ़ी। नी युंझुओं के पास से गुजरते हुए उसने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। नी युंझुओ समझ गया ये उसकी बहन थी जो उसके लिए एक अवसर पैदा कर रही थी। कैसा अवसर? बेशक, खाने की मेज पर चमकने का मौका। एक बार जब उसने दिखा दिया कि वो अर्जुन से कहीं बेहतर है, तो दोनों महिलाएं कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी। स्वर्गीय तलवार शिखर का भोजन कक्ष वो लोगों से खचाखच भरा था। नी युंशी ने सबसे चमकदार मेज चुनी और बैठ गई। आसपास के शिष्यों ने समझदारी से जगह खाली कर दी, उनके लिए जगह बना दी। नी युंझुओ रसोई में गया और उसने बड़ी सावधानी से तैयार किए गए व्यंजनों को निकालने की व्यवस्था की। ये सभी दुर्लभ व्यंजन थे जो उसने वायुनगर के विभिन्न स्थानों से खरीदे थे। ये ऐसे खजाने थे जिन्हें वो खुद नहीं खाना चाहता था। इनकी कीमत उसे कई सौ क्रिस्टल पत्थरों से चुकानी पड़ी थी। लंबी मेज पर नी युंशी ने दोनों महिलाओं से सहजता से बातचीत की। चारुलता, क्या तुम्हें इस महीने की अपनी आधारशिला स्थापना की गोली मिल गई? चारुलता की आंखें चमक उठीं, उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। हाँ, बिल्कुल मिल गई। संप्रदाय द्वारा दी गई आधारशिला स्थापना की गोली सबसे निम्न गुणवत्ता की थी, लेकिन अर्जुन ने उसे और सुवर्णा को जो दी वे उच्च श्रेणी की आधारशिला स्थापना की गोलियां थी। इसलिए संप्रदाय द्वारा दी गई आधारशिला स्थापना की गोलियां उन्होंने स्वीकार कर ली और उन्हें वही बेच दिया। उन्हें खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस बात से अनजान नी युंगसी ने गहराई से कहा, भविष्य में इन्हें लेना मत भूलना। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्षेत्र में संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन संप्रदाय केवल एक अंश ही प्रदान कर सकता है। आगे और तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको अन्य माध्यमों से और संसाधन प्राप्त करने होंगे, वरना चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बड़ी सफलता प्राप्त करना कठिन है। चारुलता और सुवर्णा उसकी बात समझ नहीं पाए और सहमति में सिर हिला दिया। अर्जुन ने कुछ संकेत देखा। ऐसा क्यों लग रहा था कि नी युंगसी ये कहना चाह रहे थे कि वो अर्जुन पर्याप्त संसाधन प्रदान नहीं कर सकते। नी युंगसी ने कुशलता से बात की। व्यापक से विशिष्ट की ओर संक्रमण। उसने चारुलता को देखा, तुम्हारे पास अभी तक कोई जादुई कलाकृति क्यों नहीं है? फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्थ स्पष्ट था, अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह सुनकर चारुलता ने अर्जुन की ओर नाराजगी से देखा और बुदबुदाई, क्या ये इसलिए नहीं है कि किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया? अर्जुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने सुवर्णा की पीठ पर उसकी हरी तलवार देखी, तब उसे अचानक याद आया, जब वे पहली बार वायु पर्वत संप्रदाय में पहुंचे तो वो उन दोनों को शिष्यों की दुकानों पर ले गया। उसने सुवर्णा के लिए एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति खरीदी, लेकिन चारुलता के लिए कोई उपयुक्त कलाकृति नहीं थी। इसलिए उसने अगली सभा में एक खरीदने का वादा किया। बाद में इतने सारे कामों के कारण वो इसके बारे में भूल गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये देखकर नी युंशी के होंठ थोड़े मुड़ गए। मुसीबत खड़ी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि अगले ही पल नी युंशी की मुस्कान फीकी पड़ गई। अर्जुन ने सीधे एक थैला निकाला और चारुलता को देते हुए कहा, माफ करना, मैं भूल गया। ये क्रिस्टल पत्थरों का थैला लो और जो चाहो खरीद लो। दरअसल चारुलता नाराज नहीं थी। क्या अर्जुन ने उसे कुछ चीजें दी थी? एक जादुई कलाकृति के बारे में वो कैसे शिकायत कर सकती थी? क्रिस्टल पत्थरों का एक अतिरिक्त थैला एक सुखद आश्चर्य था। उसने उसे खोला तो उसमें से मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर मिले। उसे बदलने पर वो 1000 निम्न श्रेणी के स्फटिक पत्थर निकले। वो बहुत खुश हुई। वाह, 1000 स्फटिक पत्थर, शुक्रिया पति। सुवर्णा खुश नहीं हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरे का क्या? अर्जुन हंसे बिना नहीं रह सका। उसने एक और थैला निकाला और उसे थमा दिया। ये सभी विशालकाय संप्रदाय के शिष्य सूर्य गंगाधर से लूटे गए थे। उसे इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सुवर्णा ने अंदर देखा
और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। 1000 क्रिस्टल पत्थरों के लिए शुक्रिया पति। नीयूशी हक्की बक्की रह गई। उसने तो बस एक पल में 2000 क्रिस्टल पत्थर दे दिए। जरूरी नहीं कि उसके और उसके भाई के पास इतने सारे हों। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों महिलाएं अर्जुन के प्रति इतनी समर्पित थी। तो अर्जुन के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन से मुकाबला करने के लिए उन्हें उस आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर रहना पड़ा जो उसके भाई ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। इसके लिए संबंधों की जरूरत थी। निश्चित रूप से अर्जुन आध्यात्मिक भोजन से बेहतर कुछ नहीं ला सकता था, है ना?